कि सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 30x1 प्लस 40x2 प्लस 50x3 सब्जेक्ट टू दिस थ्री कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमाइजेशन है और यहाँ पे तीन कंस्ट्रेंट्स दी हुई है और सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन और इक्वल टू टाइप्स है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइंस यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो वो इजीली हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। So here it is in standard form, so we have to add slack variable s1 s2 s3 as slack variable in given LPP and we can get the modified LPP। सबसे पहले ये जो इनइक्वालिटी है इसको हमको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो कम है तो उसके अंदर हमको स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए s1, इसके लिए s2 और इसके लिए s3। तो यहाँ पे ये जो स्लैक वेरिएबल्स हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये जो सारे स्लैक वेरिएबल है ये कंस्ट्रेंट के लिए है। तो यहाँ पे उसका स्लैक वेरिएबल क्या है, अनयूज्ड रिसोर्स, मतलब वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0। सो दैट्स वाई इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इट इज़ रिटर्न एज 0s1 0s2 एंड 0s3। नेक्स्ट सबसे पहली कंस्ट्रेंट के लिए क्या होगा, s1 और दूसरी जो स्लैक वेरिएबल है उसका कंट्रीब्यूशन तो 0 आएगा। फिर जो दूसरा इक्वेशन है उसके लिए क्या होगा, s2 स्लैक वेरिएबल यहाँ पे, और जो तीसरा है उसका आएगा s3। यहाँ पे ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया और ये जो सारे वेरिएबल्स है, डिसीजन वेरिएबल x1 x2 x3 एंड स्लैक वेरिएबल आर ग्रेटर देन 0। सबसे पहले कंस्ट्रेंट के लिए हमने स्लैक वेरिएबल s1 ऐड किया, दूसरी के लिए s2 और तीसरी के लिए s3 ऐड किया। अभी ये जो है इंडिविजुअली पहली कंस्ट्रेंट के लिए है स्लैक वेरिएबल 1, ये दूसरी के लिए है, ये तीसरी के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो पहली वाली है उसका जो दूसरी कंस्ट्रेंट है उसके अंदर तो कंट्रीब्यूशन कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कोएफिशिएंट 0 लिया है। और जो सेम वे थर्ड वन के लिए भी वही होगा, जो तीसरी वाली कंस्ट्रेंट है उसके लिए भी यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, तो वहाँ पे ये दोनों पहली और दूसरी कंस्ट्रेंट के जो भी स्लैक वेरिएबल थे उसको हमने 0 लिया है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है टू फॉर्म द table, simplex table. Now we have to prepare the simplex table for initial basic feasible solution. So सबसे पहले जो simplex table था वो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, simplex table का यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन Cj आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेसिक्स आएंगे और ये कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक है। फिर x1 x2 x3 ये सारे तीनों डिसीजन वेरिएबल्स है और यहाँ पे s1 s2 s3 ये सारे स्लैक वेरिएबल है और bi जो है वो राइट हैंड साइड है और थीटा जो है वो हम फाइंड करेंगे रेशियो, यहाँ पे zj फाइंड करेंगे और cj माइनस zj फाइंड करेंगे और फिर पहले टेबल के लिए z की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो z की वैल्यू जो फाइंड की जाती है वो यहाँ पे x1 x2 x3 यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू पुट करके फाइंड की जाती है। ठीक है, सो इनिशियली Cj का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे है 30x1 40x2 और 50x3। तो यहाँ पे जो x1 का कोएफिशिएंट है वो 30 है, यहाँ पे आप देख सकते हो x1 का कोएफिशिएंट 30 है, तो वो यहाँ पे लिखा x1 के अबोव कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये है z, यहाँ पे है 30x1 ये वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे, x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 40x यहाँ आएगा, फिर x3 का कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा, फिर वो आएगा 50, फिर s1 s2 s3। तो यहाँ पे क्या है, s1 s2 s3 के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 है, तो मतलब ये तीनों क्या होंगे
ज़ीरो होंगे। तो ये सबसे पहला हमारा टेबल में लिख दिया द कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद जो ये हमारा सिंप्लेक्स प्रॉब्लम है वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पे स्टार्ट होगा, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये जो बेसिक है वो यहाँ पे ओरिजिन का मतलब 0 0 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो S1 S2 और S3 है उनके कोएफिशिएंट 0 0 0 है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक के तौर पे क्या लेंगे, S1 S2 और S3, क्योंकि इन तीनों के जो कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक है वो 0 0 0 है, मतलब इनिशियली वो 0 0 0 है यहाँ पे। तो वो हम ले सकते हैं एज ए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ये 1 2 और 3 रो है। तो यहाँ पे जो भी कंस्ट्रेंट्स है उनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, जो भी कंस्ट्रेंट्स है उनके कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स के कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रेंट का कोएफिशिएंट यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट 2 है। उसके बाद जो x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे x2 का कोएफिशिएंट 3 है, x3 का कोएफिशिएंट 0 है। उसके बाद s1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, फिर s2 का 0 और s3 का 0। और जो बी आई है वो है राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट, जो राइट हैंड साइड है वो है, तो वहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 8। सेम वे फॉर सेकंड नंबर कंस्ट्रेंट वी कैन राइट 0, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 2 है, 2 0 1 0 और 10। सो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखेंगे 0 2 2 0 1 0 और 10। सेम वे यहाँ पे जो भी थर्ड कंस्ट्रेंट है उसके लिए क्या है, 3 2 4 0 0 और 1, मतलब उसके कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे 3 2 4 0 0 1 एंड 15, ठीक है, राइट हैंड साइड 15। अभी इसके बाद हमको क्या करना है, जेड जे फाइंड करना है। तो जेड जे का इक्वेशन है जेड जे इज इक्वल टू, दिस इज द सी बी, लेट मी जूम फर्स्ट, कि यहाँ पे जो भी सी बी है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बेसिक मल्टीप्लाइड विथ दिस कॉलम प्लस दिस मल्टीप्लाई विथ दिस प्लस यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, दिस मल्टीप्लाई विथ दिस प्लस दिस कोफिशिएंट मल्टीप्लाई विथ दिस, मतलब यहाँ पे सब, यहाँ पे तो ज़ीरो के साथ मल्टीपल है सारे के सारे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जेड जे होगा ये यहाँ पे 0 आएगा। फिर सेम वे दूसरे के लिए भी हमको क्या करना है कि ये जो 0 0 0 है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है और वो भी उसके साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। सेम वे थर्ड के लिए भी यही होगा। अगर थर्ड के लिए भी यही सेम प्रोसीजर अप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, मतलब यहाँ पर भी 0 आएगा। तो सब जगह पे यहाँ पे 0 0 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेड जे है वो सब जगह पे यहाँ पे 0 0, यहाँ पे बी आई के लिए नहीं आएगा, ठीक है, वो ध्यान में रखना कि यहाँ पे ये नहीं आएगा। उसके बाद सी जे माइनस जेड जे फाइंड करना है, ठीक है। तो जो सी जे माइनस जेड जे है वो क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पे सी जे है और ये जेड जे है। तो एक कॉलम के लिए इन दोनों का डिफरेंस मतलब 30 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर 30। सेम वे 40 माइनस 0, सो यहाँ पे आंसर होगा 40। उसके बाद 50 माइनस 0, तो उसके लिए भी 50 आएगा। फिर 0 माइनस 0 तो 0 आएगा, फिर 0 माइनस 0
उसके लिए भी ज़ीरो, और यहाँ पे लास्ट में भी ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे जो सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू हमको मिली वो सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन है। और हमने देखा था कि अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हमको यहाँ पे सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू क्या लानी है, आइदर ज़ीरो और नेगेटिव लानी है या तो फिर ज़ीरो लानी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनमें से यहाँ पे तो सी जे माइनस जेड जे पॉजिटिव आएगी, मतलब अगला टेबल बनाना पड़ेगा। तो अगला टेबल बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको की कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो की कॉलम वो कैसे सिलेक्ट करते थे कि सी जे माइनस जेड जे में जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सी जे माइनस जेड जे की मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 50, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है इसलिए। तो वो वैल्यू हम लेंगे एज अ की कॉलम, मतलब यहाँ पे की कॉलम कौन सी आएगी, ये वाली आएगी पूरी। तो ये हमारी की कॉलम हो जाएगी। और अभी एक की कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हम थीटा फाइंड करेंगे। तो थीटा क्या है, रेशियो ऑफ बी आई, मतलब ये राइट हैंड साइड टू द की कॉलम एलिमेंट, मतलब ये बी आई ये मतलब 8 है, 8 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, उसके बाद ये 10 है तो 10 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 4, मतलब जो भी राइट हैंड साइड का एलिमेंट है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय दिस की कॉलम एलिमेंट। ये हमारी की कॉलम है यहाँ पे, तो की कॉलम है उसके एलिमेंट से हम डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 8 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले के लिए आएगा 8 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, दूसरे के लिए आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, और तीसरे के लिए 15 डिवाइडेड बाय 4। तो इसके लिए हमको आंसर मिलेंगे, सबसे पहले में इन्फिनिटी आएगा क्योंकि 8 डिवाइडेड बाय ज़ीरो था इसलिए ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। फिर 10 बाय 2 मतलब 5, और 15 बाय 4 मतलब 3.75। अभी हमको की रो सिलेक्ट करनी है। की रो सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसमें से जो वैल्यू है उसमें से हमको मिनिमम वैल्यू है वो लेनी है, और वो भी पॉजिटिव। की रो सिलेक्ट करने के लिए फॉर की रो सिलेक्ट मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ये चीज़ सबसे ध्यान में रखना कि मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पे सपोज ये 3.75 माइनस आता तो जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होती हमारी 5 होती, पर यहाँ पर ये पॉजिटिव है इसलिए ये मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी हमारी 3.75। तो यही होगा हमारा की रो। तो की रो जो की रो होगी वो हमें हमारी यहाँ पे 3.75 मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो z है वो कैसे कैलकुलेट किया है, यहाँ पे x1 x2 x3, यहाँ पे इनिशियल लेवल पे ये जो कोफिशिएंट है ये यहाँ पे 0 0 0 है, तो यहाँ पे x1 यहाँ पे 0 0 0 आने की वजह से z जो है इनिशियली हमको 0 मिलेगा, क्योंकि हम IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से स्टार्ट किया है प्रॉब्लम, उसकी वजह से वहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन दोनों का हो रहा है ये हमारी की रो है और ये की कॉलम। तो यहाँ पे इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है उसको हम कहेंगे की नंबर। तो यहाँ पे जो की नंबर है वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारा जो नया सिंप्लेक्स टेबल है उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम न्यू सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाएंगे। ये हमारा ओल्ड सिंप्लेक्स टेबल है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा की नंबर है। अभी जहाँ पे ये की नंबर आया, ठीक है, तो उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में जो भी कोफिशिएंट होगा ये डिसीजन वेरिएबल x3 वो होगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल, ये चीज़ ध्यान में रखना।
और इसके हॉरिजॉन्टल में जो यहाँ पे बेसिक में होगा, ये मतलब ये यहाँ पे S3 जो है वो होगा लीविंग वेरिएबल। मतलब ये क्या होगा, x3 यहाँ पे एंटर होगा और जो S3 है वो यहाँ से निकल जाएगा। मतलब ये S3 यहाँ से निकल जाएगा और x3 यहाँ पे एंटर होगा, इसलिए x3 को यहाँ पे उसके हॉरिजॉन्टल में ये जो है उसको एंटरिंग वेरिएबल कहते हैं और इसको लीविंग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे S3 की जगह पे क्या आएगा, x3, और यहाँ पे x3 का जो भी कोएफिशिएंट है, यहाँ पे अगर S3 निकल गया तो उसके साथ उसका कोएफिशिएंट भी चला जाएगा, तो यहाँ पे जो S3 का कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा x3 का कोएफिशिएंट। तो हमारा जो नया सिंप्लेक्स टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो सबसे पहले जो कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है सी जे है वो तो सारी वैल्यू सेम ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेसिक में है S3 की जगह पे क्या आएगा, x3, और उसका कोएफिशिएंट जो होगा वो यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि x3 आया तो उसके साथ उसका कोएफिशिएंट भी साथ में आएगा। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या है कि ये जो हमारी जो नए सेल्स हमको फॉर्म करने हैं, तो उसके लिए जो भी हमारी ये की रो है, ये हमारी की रो है, तो यहाँ पे की रो के जो भी एलिमेंट्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये BI तक, ये सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 इतने एलिमेंट्स को हमको की नंबर से डिवाइड करना है। मतलब 3/4, 2/4, 4/4, 0/4, 0/4, 1/4 और 15/4, ये पूरी की पूरी जो भी हमारी रो है की रो, उसको डिवाइड करना है बाय की नंबर। क्या स्टेप है, डिवाइड की रो बाय की नंबर। की रो हमारी कौन सी है, ये वाली की रो, और ये हमारा की नंबर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, की नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा आंसर, यहाँ पे 3/4, 2/4 मतलब 1/2, यहाँ पे 4/4 मतलब 1, उसके बाद 0/4 मतलब 0, 0/4 0, 1/4 और 15/4, यहाँ तक मिलेगा। थीटा तो नया ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे जो एलिमेंट्स हमको फाइंड करने हैं उसके लिए हमारा इक्वेशन है, दैट इज़ यहाँ पे उसका इक्वेशन है न्यू नंबर इज इक्वल टू ओल्ड नंबर, जो भी ओल्ड नंबर है, माइनस करस्पॉन्डिंग की रो नंबर इनटू फ्रैक्शन रेशियो। जो नया नंबर है, ये मतलब यहाँ पे जो ये ब्लैंक सेल्स है वहाँ पे जो पुट करना है, तो ये जो ओल्ड नंबर मतलब यहाँ पे जो है ये सारे हमारे ओल्ड नंबर्स है, उसमें से माइनस करना है करस्पॉन्डिंग की रो नंबर इनटू फ्रैक्शन रेशियो। अभी जो फ्रैक्शन रेशियो है वो क्या है, दैट इज़ करस्पॉन्डिंग की कॉलम नंबर डिवाइडेड बाय की नंबर। तो सबसे पहले जिस कॉलम को हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमको फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा की नंबर है और इस कॉलम इस रो के लिए हमको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये एलिमेंट है वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग की कॉलम नंबर। यहाँ पे ये हमारी की कॉलम है, तो इस रो में जो करस्पॉन्डिंग नंबर है वो कौन सा होगा, ये वाला। कॉलम के अंदर जो की कॉलम में जो नंबर है करस्पॉन्डिंग की कॉलम नंबर, मतलब यहाँ पे है वो 0 है, यहाँ पे सॉरी 0 है,
उसके बाद जो डिवाइड करना है वो की नंबर से डिवाइड करना है। तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन रेशियो है वो क्या मिलेगा, फ्रैक्शन रेशियो विल बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4। तो जो पहली कॉलम है उसके लिए फ्रैक्शन रेशियो क्या मिलेगा, FR1 पहली जो रो है उसके लिए 0 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 0 मिलेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म है करस्पॉन्डिंग की रो नंबर वाला, तो वो तो ऑटोमेटिकली ये वाला इसके अंदर वैल्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे। तो मतलब जो न्यू नंबर हैंगे वो ओल्ड नंबर के इक्वल ही आएंगे। मतलब यहाँ पे जो न्यू नंबर है वो ओल्ड नंबर जो है वो सेम टू सेम यहाँ पे आएंगे, मतलब 2 3 यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आएंगे, सारे के सारे वैल्यू सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद हमको अगली वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए फाइंड करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हमको फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, FR2 विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग की कॉलम नंबर। यहाँ पे ये हमारी की कॉलम है और इस रो के लिए हमको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग नंबर होगा 2 डिवाइडेड बाय की नंबर कितना है 4। तो 2/4 क्या होगा हमारा फ्रैक्शन रेशियो, मतलब फ्रैक्शन रेशियो कितना मिला 1/2। ठीक है, अभी हमको ये नया नंबर फाइंड करना है। तो नया नंबर फाइंड करने के लिए इक्वेशन क्या है, ओल्ड नंबर है 0 माइनस उसके करस्पॉन्डिंग की रो नंबर, मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब उसकी लाइन के अंदर जो रो में कौन सा नंबर आता है, की रो में, ये हमारी की रो है। तो की रो में कौन सा नंबर है 3 इंटू फ्रैक्शन रेशियो हमारा कितना है 1/2। तो यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे आंसर क्या आएगा -3/2। ठीक है, -3/2 आ गया आंसर। ठीक है, सेम वे दूसरी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो दूसरी जो वैल्यू है उसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन रखेंगे। फ्रैक्शन रेशियो हमने फाइंड कर लिया, फ्रैक्शन रेशियो मिला हमको 1/2। फिर यहाँ पे अगली वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, फ्रैक्शन रेशियो मिल गया 1/2। फिर अगली वैल्यू के लिए क्या करना होगा, जो भी करस्पॉन्डिंग की रो नंबर है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले ये ओल्ड नंबर है 2, मतलब न्यू नंबर, यहाँ पे ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए ओल्ड नंबर है 2 माइनस करस्पॉन्डिंग की रो नंबर, मतलब ये करस्पॉन्डिंग मतलब उसकी लाइन में ये हमारी की रो है, तो की रो में यहाँ पे ये नंबर आएगा 2। तो करस्पॉन्डिंग नंबर ये 2 इंटू फ्रैक्शन रेशियो इज़ 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा यहाँ पे 2 - 1 होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। ठीक है, थर्ड के लिए हम फाइंड करेंगे। थर्ड के लिए सेम वे फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, फ्रैक्शन रेशियो 1/2 है, तो यहाँ पे न्यू ओल्ड नंबर कितना है 2 माइनस करस्पॉन्डिंग नंबर क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग मतलब इसकी लाइन में की रो में कौन सा नंबर है, करस्पॉन्डिंग की रो नंबर मतलब 4 इंटू फ्रैक्शन रेशियो 1/2। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज 0। ठीक है, 2 - 2 0 आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट उसके लिए भी सेम वे, यहाँ पे ओल्ड नंबर 0 है तो 0 माइनस करस्पॉन्डिंग नंबर 0 और फ्रैक्शन रेशियो 1/2, मतलब यहाँ पर भी 0 आएगा। फिर आगे उसके लिए भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 1 है, 1 माइनस करस्पॉन्डिंग नंबर 0 इंटू सेम वे
फ्रैक्शन रेशियो 1/2, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा, 0 से मल्टीप्लाई किया इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा 1। फिर यहाँ पे आगे देखेंगे तो 0 है, 0 माइनस करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है 1 इंटू फ्रैक्शन रेशियो 1/2, तो यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा -1/2। फिर नेक्स्ट के लिए 10 है, यहाँ पे 10 है, 10 हमारा ओल्ड नंबर है, माइनस करस्पॉन्डिंग की रो नंबर, मतलब इसकी लाइन में जो आता है मतलब 15 आएगा, इंटू फ्रैक्शन रेशियो 1/2, मतलब यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हमको, दैट इज़ 5/2। ये हमको आंसर मिलेगा 15, हाँ 5/2, ये हमको मिल गया। अभी उसके बाद जो हमारा स्टेप है, ये हमको हमारा टेबल पूरा कंप्लीट मिल गया। उसके बाद जो स्टेप है वो तो हमने आगे देखा वैसा ही सिमिलर स्टेप है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे जेड जे हमको फाइंड करना है, तो जेड जे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मतलब 0 × 2 मतलब 0 हो जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई -3/2 मतलब वो भी 0 हो जाएगा, प्लस 50 मल्टीप्लाई 3/4, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा जेड जे होगा। तो मतलब यहाँ पे जो आंसर मिलेगा जेड जे, दैट विल बी द 50 मल्टीप्लाई 3/4, दैट विल बी द 37.5। उसके बाद दूसरे के लिए क्या करना होगा, 0 × 3 प्लस 0 × 1 प्लस 50 × 1/2 मतलब 25, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 25। सेम वे आगे के लिए 0 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 50 × 1 मतलब 50 आएगा, आंसर आएगा 50। आगे यहाँ पे सेम 0 × 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0, ये भी 50 × 0, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। नेक्स्ट यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 50 × 1/4 है, तो यहाँ पे आएगा 12.5। फिर जो है वो डिफरेंस लेना है, सी जे माइनस जेड जे, मतलब 30 - 37.5, 40 - 25, 50 - 50, 0 - 0, सेम वे यहाँ पे 0 - 12.5। तो सेम वे हमको जेड जे फाइंड करना पड़ेगा, तो जेड जे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो ये सी जे माइनस जेड जे यहाँ पे हमको मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ये माइनस मिला सबसे पहली वैल्यू, उसके बाद दूसरी वैल्यू 15 मिली, तीसरी वैल्यू 0 मिली, चौथी वैल्यू 0, पाँचवीं 0 और छठी -12.5। और इसके लिए हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव आई, ये 0 आई, ये सारी वैल्यू, ये वाली भी नेगेटिव आई, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये दोनों नेगेटिव है, तो ये तो कंसिडर नहीं की जाएगी। तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो ये हमारी क्या होगी, की कॉलम। उसके बाद ये जो एलिमेंट है इसको हम राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय दिस एलिमेंट मतलब 8/3, उसके बाद 5/2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 5/2, और 15/4 डिवाइडेड बाय 1/2 मतलब 1/2 ऊपर जाएगा मतलब 15/2 यहाँ पे आएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आएगी, तो उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी हमारी की रो। की रो कौन सी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू, जो भी मिनिमम वैल्यू है वो हमारी की रो, दैट विल बी द की रो हमको मिल गई।
तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी हमारी की रो, तो जो जहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगी वो होगा हमारा की नंबर, मतलब 1 हमारा होगा की नंबर, ठीक है। और ये हमारी की कॉलम, ये की कॉलम और ये की रो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट इटरेशन हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू आई, मीन 0 या तो फिर नेगेटिव आनी चाहिए वैल्यू। तो अभी हम नेक्स्ट टेबल फिर से फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा की नंबर है ये। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे नया टेबल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले की नंबर से पूरी रो को डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर मिलेगा, सबसे पहले ये सारी वैल्यूज तो सेम रहेगी, और यहाँ पे जो एंटरिंग वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा, x2, और जो लीविंग वेरिएबल होगा वो होगा s2। मतलब एंटरिंग वेरिएबल आएगा, यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल आएगा x2 विल बी द एंटरिंग वेरिएबल, x2 के साथ उसका कोफिशिएंट भी आएगा, और s2 विल बी लीविंग वेरिएबल, मतलब यहाँ पे आएगा 40 आएगा, और ये जो भी इसकी लाइन में है ये लीविंग वेरिएबल होगा, और यहाँ पे ये एंटरिंग वेरिएबल होगा। जो x2 है वो एंटरिंग वेरिएबल और s2 होगा वो लीविंग वेरिएबल होगा। तो उसकी वैल्यू रखेंगे, और ये बाकी के टर्म तो सेम ही रहेंगे, यहाँ पे 40 आएगा और 50 आएगा। उसके बाद जो ये वाली जो की रो है, यहाँ पे ये की रो है, उसको हम की नंबर से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 से डिवाइड कर देंगे पूरा, तो ये पूरी सेम टू सेम लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो हम उस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमको फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करना होगा। इसके लिए फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, FR1 इज इक्वल टू जो भी करस्पॉन्डिंग की कॉलम, मतलब इसके लिए ये लाइन में की कॉलम में कौन सा नंबर आता है, नंबर 3 डिवाइडेड बाय की नंबर में यानी कि 1। जो फ्रैक्शन रेशियो है वो कितना मिला हमको, यहाँ पे फ्रैक्शन रेशियो हमको मिला 3, ठीक है। उसके बाद जो नए नंबर हमको फाइंड करने हैं, यहाँ पे ओल्ड नंबर कितना है, यहाँ पे 2 माइनस करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है, करस्पॉन्डिंग मतलब इसकी लाइन में ये -3/2 इंटू फ्रैक्शन रेशियो कितना है 3। तो यहाँ पे इसका सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर मिलेगा वो यहाँ पे आएगा, आंसर, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द कंप्लीट टेबल थ्रू फ्रैक्शन रेशियो एंड ओल्डर नंबर। फिर उसके बाद अगेन इसके लिए हमको फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करना होगा। तो फ्रैक्शन रेशियो इसके लिए फाइंड करेंगे, तो जो भी करस्पॉन्डिंग नंबर है वो करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है, की कॉलम का नंबर 1/2 और की नंबर कितना है 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रैक्शन रेशियो FR फॉर थर्ड रो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 1/2 आएगा। तो यहाँ पे ये ओल्ड नंबर कितना है, सपोज 3/4 इन माइनस करस्पॉन्डिंग की रो नंबर, मतलब -3/2 इंटू 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 है, मतलब यहाँ पे ये जो आंसर है वो हमको मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग नंबर माइनस ओल्डर नंबर। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3/4 प्लस 3/4 मतलब 2 टाइम्स है, मतलब 3/2 आंसर आएगा। सो यहाँ पे ये मिल गया 3/2। सिमिलरली ये पूरी की पूरी रो है वो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेम वे ZJ फाइंड करेंगे। ZJ मतलब सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड ZJ और CJ माइनस ZJ फाइंड करने के बाद दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा CJ माइनस ZJ। तो यहाँ पर भी जो CJ माइनस ZJ है वो पहले के लिए हमको पॉजिटिव मिला, तो वही होगी हमारी की कॉलम, और
की कॉलम है उसको हम बी आई डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे थीटा मिल जाएगा, ठीक है। सेम वे यहाँ पे z मिलेगा, ये हमारी जो मिनिमम वैल्यू है इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू है मिनिमम पॉजिटिव वो होगी हमारी की रो और ये हमारा होगा की नंबर, यहाँ पे ये की नंबर मिलेगा। और आगे हम नेक्स्ट टेबल इसमें से प्रिपेयर करेंगे तो सिमिलर मेथड से हमको यहाँ पे नेक्स्ट जो टेबल है ये हमारा की नंबर मिल गया, की नंबर मिल गया और की नंबर वाली में क्या होगा, ये हमारा लीविंग वेरिएबल होगा और यहाँ पे ये एंटरिंग वेरिएबल होगा, मतलब x1 यहाँ पे आएगा और जो s1 है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो सिमिलरली हम ये लास्ट टेबल हम फॉर्म कर सकते हैं और जो भी की रो है, की रो हमारी ये है, उसको हम की नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने की नंबर से डिवाइड कर दिया पूरा का पूरा, तो की नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली पूरी रो मिल जाएगी। उसके बाद जो अगला है इसके लिए फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो फ्रैक्शन रेशियो मतलब करस्पॉन्डिंग की कॉलम नंबर डिवाइडेड बाय की नंबर और जो भी ओल्ड नंबर है ओल्ड नंबर माइनस करस्पॉन्डिंग की रो नंबर इनटू फ्रैक्शन रेशियो, तो वो हम फाइंड करेंगे और इसमें कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएंगी सारी की सारी। फिर सेम वे थर्ड के लिए भी फाइंड करेंगे और लास्ट में जेड जे फाइंड करेंगे, मतलब सी बी यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इसका इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, जो भी आंसर होगा वो इस कॉलम के लिए आएगा। सेम वे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस 50 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू यहाँ पे आंसर मिलेगा। सेम वे जेड जे सारे के सारे फाइंड करेंगे और उसके बाद सी जे माइनस जेड जे मतलब इसका माइनस ये, तो मतलब ऐसे हम पूरी की पूरी सी जे माइनस जेड जे फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी सी जे माइनस जेड जे वो यहाँ पे ज़ीरो है या तो फिर नेगेटिव है, तो जो सॉल्यूशन हमको मिला वो ऑप्टिमम मिला। और इसी के लिए जो x1 के इक्वल टू जो राइट हैंड साइड मिली वो x1 की वैल्यू होगी, x2 के इक्वल में जो राइट हैंड साइड वैल्यू मिली वो x2 की होगी और x3 के लिए जो मिली वो x3 होगी। और जो हमारा z का जो इक्वेशन था z इज इक्वल टू 30x1 प्लस 40x2 प्लस 50x3, उसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमको z मिल जाएगा, z विल बी 226.16, ठीक है। तो ऐसे हम पूरा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता तो हम